हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इनकम टैक्स की आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक्स में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी में आते हैं। तो एक बारी मैं आपको पहले जो रेजिडेंशियल स्टेटस का एंड टैक्स लायबिलिटी का ओवरव्यू दे देता हूं कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस जो है किसी भी इंडिविजुअल का कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि आप ये चीज़ें जो है पहले भी रीड आउट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बारी हम जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। तो किसी भी पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करने के लिए हम उसके लिए दो बेसिक कंडीशंस एंड दो एडिशनल कंडीशन को स्टडी करते हैं। तो जो बेसिक कंडीशंस हैं वो कौन सी हैं? दोनों बेसिक कंडीशन, ही मस्ट बी स्टेड इन इंडिया इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर मोर देन 182 डेज। और सेकंड जो बेसिक कंडीशन है वो इंडिया के अंदर जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पहले के 4 सालों में 365 दिन 365 डेज और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डे अगर यदि स्टे करता है तो ये दोनों जो है बेसिक कंडीशन है। ठीक है, ये दो बेसिक कंडीशन है, इनकी एक्सेप्शंस वगैरह कंडीशंस वगैरह आप जो है वो चेक कर लीजिए। सेकंड जो आता है इसमें जो आपकी एडिशनल कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं कि सबसे पहली एडिशनल कंडीशन है ही मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि जो भी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पहले के 10 सालों में 2 साल तक वो इंडिया में रेजिडेंट रहा हो। और सेकंड जो एडिशनल कंडीशन है वो क्या है कि ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 years इमीडिएट प्रीसीडिंग टू द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे 7 साल पहले में वो 730 दिन या उससे ज़्यादा जो है वो इंडिया में रहा हो। तो ये दो आपकी बेसिक कंडीशंस हैं और दो जो हैं वो एडिशनल कंडीशंस हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर हम किसी भी पर्सन का जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या होता है कि वो एक तो बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरी करेगा। एनओआर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या करेगा? 1 बेसिक कंडीशन को पूरी करता है, जो एडिशनल है उसको चाहे एक पूरी करे या कोई भी ना पूरी करे तो वो एनओआर कहलाएगा। और थर्ड जो आता है नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई, जो कि बेसिक कंडीशन को पूरी नहीं करता है, चाहे एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी करे या नहीं करे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यदि बेसिक कंडीशन को पूरी नहीं करता है तो वो एनआरआई हो जाएगा। क्लियर होगी बात ही। अब इनके बेसिस के ऊपर हम उस पर्सन के जो है वो इनकम, कौन कौन सी इनकम उस पर्सन के लिए टैक्सेबल होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो जल्दी जल्दी करके इनको एक बार देख लेते हैं। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर इंडिया में रिसीव हो रही है तो तीनों के लिए टैक्सेबल है। इनकम एक्रूज इन इंडिया, ठीक है, तीनों के लिए टैक्सेबल है। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों के लिए टैक्सेबल है। इनकम डीम्ड और एक्रू अराइज इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वो भी तीनों के लिए टैक्सेबल है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कहने का क्या मतलब है कि ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड समझी जाए, या इंडिया में अराइज हो रही है, डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया हो, तो वो इनकम जो है तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। थर्ड हम देखते हैं इसमें कोई भी बिजनेस प्रोफेशन या कोई भी ऐसी इनकम है वो आउटसाइड इंडिया अराइज हो रही है और आउटसाइड इंडिया ही रिसीव हो रही है, लेकिन उसका कंट्रोल और सेटअप इंडिया के अंदर है, तो वो पहले 2 पर्सन के लिए टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट के लिए और एनओआर के लिए। एनआरआई के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर यदि मान लीजिए बिजनेस प्रोफेशन कोई सेटअप किया गया, उसका कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो ऐसी कंडीशन में रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, इन दोनों के लिए टैक्सेबल वो नहीं होगी। और कोई भी इनकम है जो कि इंडिया से बाहर ही अराइज है और बाहर ही रिसीव है, तो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि रेजिडेंट के लिए तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी इनकम होगी उसको टैक्स देना पड़ेगा। एनओआर के लिए इनकम इंडिया में अराइज हुई है, इंडिया में रिसीव हुई है, या फिर अगर यदि उसका कंट्रोल जो है वो इंडिया के अंदर है, मैनेजमेंट कंट्रोल इंडिया के अंदर है, उन इनकम के ऊपर एनओआर को टैक्स देना पड़ेगा। और एनआरआई को सिर्फ ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है या इंडिया में अराइज हो रही है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब लास्ट आता है इसमें
कि अगर यदि कोई पास्ट अनटैक्स्ड इनकम है फॉरेन में और वो रेमिट की जा रही है इंडिया में या रिसीव की जा रही है, तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए अब इनसे रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन है ये, एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए। श्री रमेश हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। हाउस प्रॉपर्टी है लंदन में, यहाँ पे एक बार देख लो चाहे इसको। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, तो आउटसाइड इंडिया रिसीव होगी, आउटसाइड इंडिया अराइज होगी। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड इन लंदन, ये रिसीव इन इंडिया हो गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, पहले दो के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर इंडिया में है, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया तीनों के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, आंसर एक बार आप नोट करके रखिए। ठीक है, अब इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप फॉर्मेट बनाएंगे। फर्स्ट इनकम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन, रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया दोनों के लिए टैक्सेबल होगी। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड इन इंडिया, हमने सिर्फ एनआरआई के लिए, नॉन रेजिडेंट एनआरआई है ये, एनओआर नहीं है। एनओआर के लिए तो टैक्सेबल हो जाता, कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल है ना इंडिया में, तो एनओआर होता तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाता। हमने सिर्फ 2% के लिए लेना है ये, तो रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल हो गया, एनआरआई के लिए नहीं होएगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर दोनों के लिए टैक्सेबल हो गया और एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो गया। तो टोटल हमने किया, तो रेजिडेंट के लिए तो इनकम जो 2,98,000 टैक्सेबल होगी और एनआरआई के लिए जो टैक्सेबल होगी 1,38,000 रुपीज़। अब भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप बुक से भी देख लेना, आप यहाँ से भी एक बारी इसको रीड आउट कर लीजिए। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि जो कौन कौन सी इनकम जो है वो रेजिडेंट के लिए, एनओआर के लिए और एनआरआई के लिए टैक्सेबल है। ठीक है, इसमें अमाउंट हमने कैलकुलेट नहीं करनी है, हमने सिर्फ इनकम देखनी है। तो फर्स्ट इनकम देखिए, रिसीव्ड इन इंडिया एक्रूड इन इंग्लैंड, तो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। उसके बाद सेकंड आ जाएगी अर्न इन इंडिया, ठीक है, रिसीव्ड इन इंग्लैंड, ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। थर्ड है अर्न एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका ब्रोट इनटू इंडिया, तो ये फर्स्ट के लिए ही टैक्सेबल होगी। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे एक तो शब्द होता है ब्रोट और एक होता है रिसीव्ड, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर जो है दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा। रेमिट कर दीजिए, इसमें ब्रोट कर दीजिए और रिसीव्ड कर दीजिए। अगर वो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है तो वो यहाँ पर तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाती है। ब्रोट का मतलब क्या है कि उन्होंने रिसीव अफ्रीका के अंदर किया और बाद में वो इंडिया में लाए हैं, या फिर वो रेमिट की है इंडिया में, तो ऐसे कंडीशन में जो है रिसीव्ड और अर्न जो है वो दोनों आउटसाइड इंडिया मानी जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट में ये टैक्सेबल होगी, एनओआर में और एनआरआई में टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर होगी बात ये। इसके बाद अर्न एंड रिसीव्ड इन जापान कंट्रोल्ड इन जापान, तो ये तो आउटसाइड इंडिया रिसीव होगी, आउटसाइड इंडिया कंट्रोल होगी और आउटसाइड इंडिया अराइज होगी। तो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, दोनों के लिए नहीं होगी। और अनटैक्स्ड पास्ट इनकम ब्रोड इन इंडिया, ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट जो है 13 का क्वेश्चन है, आप इसको रीड आउट कर लो, पूरा क्वेश्चंस को देख लेना। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें हमने जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एनओआर और 3 एनआरआई तीनों के लिए हमने देखना है। अमाउंट देख लीजिए, इसमें आंसर में 137, 1,02,000 एंड 90,000 रुपीज़ इसमें आंसर आएगा। तो सबसे पहले इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, तीनों के लिए टैक्सेबल, ठीक है ना। इन सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया तीनों के लिए टैक्सेबल। सेकंड है डिविडेंड इंडियन कंपनी से है, ठीक है ना, इंडियन कंपनी से डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, तो तीनों के लिए हमने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। थर्ड देखिए क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन पाकिस्तान, तो इनकम इंडिया में अराइज होगी ना, प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। 20,000 रुपीज़ ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंग्लैंड एंड डिपॉजिट इन बैंक देयर, यानी कि इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, ठीक है। 10,000 रुपये हमने यहाँ पे टैक्सेबल कर दी, इन दोनों में ये टैक्सेबल हमने इसको नहीं किया। अब जो है फिफ्थ देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता, ठीक है ना, मैनेज फ्रॉम यूएस, तो इनकम इंडिया में अराइज होगी तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी।
इसके बाद जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएस कंट्रोल्ड फ्रॉम कानपुर हेड ऑफिस, तो कंट्रोल इन इंडिया हो गया, तो ये वाली तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, ये वाली 2% के लिए टैक्सेबल होगी। इंडिया में अराइज होगी और कंट्रोल्ड है, नहीं सॉरी अराइज तो यूएसए में हुई है लेकिन इंडिया में कंट्रोल्ड है, ठीक है ना। 20,000 तो तीनों में हो गया एंड यहाँ पर जो है 2 में 12,000 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इनकम अर्न इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसीव्ड देयर एंड बट ब्रॉट टू इंडिया, ब्रॉट लिखा हुआ है ना, रिसीव्ड नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन में टैक्सेबल होगी। और हिज मैटरनल अंकल सेंट ए बैंक ड्राफ्ट इन फ्रांस गिफ्ट इन मैरिज, तो ये वाला जो गिफ्ट है, गिफ्ट जो है उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, तो 25,000 तो टैक्सेबल हो जाएगी रेजिडेंट के लिए और ये तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। 25,000 हमने यहाँ पे टैक्सेबल कर दी और गिफ्ट जो है वो तीनों के लिए होगा, तो टोटल किया हमने, ये आंसर आ जाएगा 13th नंबर क्वेश्चन में। अब 14th वाला देखिए, मिस्टर दिनेश जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी सर्विस, उनकी इनकम गिवन है, अगर वो रेजिडेंट है, एनओआर है और एनआरआई है, तीनों के लिए हमने इनमें इनकम कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट वाली एक बार ये तो ये देख लीजिए, डिविडेंड इनकम है, ये तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, इंडियन कंपनी से है ना, ठीक है। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए 1, 2, 3 और ये चारों टैक्सेबल हो जाएंगे, इन चारों का टोटल करोगे तो 95,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज यहीं पे, ठीक है। अब देखते हैं हम एग्रीकल्चर इनकम लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है तो ये यहाँ पे आउटसाइड इंडिया रिसीव होगी और अराइज होगी, तो ये इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। बाकी तीनों इनकम जो है इंडिया के अंदर है, ये वाली भी इंडिया में है और ये वाली भी जो है कैपिटल एसेट भी इंडिया में है, ठीक है ना। और ये जो है थर्ड वाला, फिफ्थ वाला पॉइंट जो है, ये वाला भी टैक्सेबल नहीं होगा दोनों पर्सन्स के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट अनरिसीव्ड इन इंग्लैंड एंड डिपॉजिटेड देयर। तो बाकी जो दो ही इनकम जो है एनओआर के लिए और एनआरआई के लिए टैक्सेबल होंगी, तो 70-70 इनके लिए आ जाएगा, ठीक है। 50-50-50 और कैपिटल गेन जो है 20-20। और एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में, आउटसाइड इंडिया एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती है। डिविडेंड तीनों के लिए एग्जाम्प्ट हो गया और इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ एक रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो गया। क्लियर ये बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी इसी तरीके से है। 16th का क्वेश्चन है, आप इसमें देखो, सेविंग इंटरेस्ट है, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, दिल्ली में है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अफ्रीका सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा क्योंकि आउटसाइड इंडिया राइज होगी, रिसीव्ड होगी। डिविडेंड रिसीव्ड इन यूके फ्रॉम अमेरिकन कंपनी आउट ऑफ 2000 रेमिट दे दिया ना, रिसीव्ड नहीं है, तो सिर्फ ये एक रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। इनकम फ्रॉम सैलरी 3 मंथ, इंडियन एम्बेसी में उसने काम कर रहा है तो इंडिया में राइज होगी, तो 72,000 तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10,000 रुपये पाकिस्तान में है, बैलेंस रेमिटेड टू इंडिया, तो रेमिटेड है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 15,000 रुपीज सिर्फ एक रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, बाकी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। पेंशन इन बेल्जियम फॉर सर्विस रेंडरिंग इन इंडिया, इंडिया में सर्विस रेंडर किया है तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1200 और ये 72,000 सैलरी वाली और 20,000 पेंशन वाली, ये तीनों के लिए टैक्सेबल है, और बाकी जो 3 इनकम है वो एक रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस विच वाज कंट्रोल्ड इन इंडिया एंड हाफ ऑफ द प्रॉफिट ब्रॉट इन रिसीव्ड इन इंडिया, देखो यहाँ पे लिख दिया रिसीव्ड, ब्रॉट और रेमिटेड नहीं लिखा, तो हाफ प्रॉफिट रिसीव हुआ है इंडिया में और कंट्रोल इंडिया में हो गया, तो कंट्रोल इंडिया में हो गया तो 160 तो पहले वाले के लिए तो हो ही जाएगी, रेजिडेंट के लिए तो फुल, इंडिया में कंट्रोल हो गया तो 160 उसके लिए भी होगी, लेकिन हाफ रिसीव इंडिया में है तो थर्ड कंडीशन में एनआरआई के लिए 80,000 रुपये जो है वो टैक्सेबल होंगे, ठीक है ना। हाफ लिखा हुआ है ना, रिसीव्ड लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में राइज होगी तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान ब्रॉट इन टू इंडिया, ब्रॉट से नहीं आएगा भाई, टैक्सेबल नहीं होएगा, ब्रॉट लिखा हुआ है तो तीनों के लिए, सिर्फ एक ऑर्डिनरी के लिए 40,000 टैक्सेबल होएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन यूके एंड रिसीव्ड देयर, ये भी ओआर के लिए, ये भी ओआर के लिए, ये ऑल के लिए, और इसमें मैंने आपको बता ही दिया।
पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रोट इनटू इंडिया, फिर ये वाला पॉइंट आ गया, ये तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम ए रिलेटिव रिसीव्ड इन इंडिया, ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं हम। 160 दोनों के लिए, 83rd के लिए, 32 तीनों के लिए, ठीक है ना। पेंशन है इंडिया की, और एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूके, ये दोनों रेजिडेंट के लिए, बाकी जो है सब के लिए ब्लैंक। तो हमने ग्रॉस टोटल इनकम कर दिया इन पे। रेजिडेंट के लिए 264 एंड एनओआर के लिए 192 एंड नॉन रेजिडेंट के लिए 1,12,000। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चंस करने हैं जो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी के हैं। तो मेरे ख्याल से इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी क्लियरिटी होगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स, और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।